हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय टाइटन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लोज टेस्ट। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड इसमें हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, वोकेबलरी एंड पोस्टमार्टम। तो अगर आप लोगों ने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे जाके देखो, प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। एंड चलते हैं अपने फर्स्ट क्लोज टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो होता है स्किमिंग करना। स्किमिंग होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, ठीक है। मतलब हमको ये आइडिया लग जाए कि पूछा क्या है क्लोज टेस्ट के अंदर, तो स्किम करते हैं। द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन विद इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग देम, वन वाज टू डाउन द फीवर एंड अनदर टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन। द जम्स इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन। ही एक्सप्लेन्ड, ही सेड there was to worry if the fever did not go up above 103 degrees. This was an off flu and there was no danger if pneumonia could be. ठीक है। तो मतलब हमको पता चला है कि डॉक्टर है कोई, उसने फ्लू के लिए कुछ दवाइयाँ दी हैं और समझाया है, ठीक है। यहाँ पे समझाया है कि अगर जो फीवर है 103 से ज़्यादा ना हो और न्यूमोनिया ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमको ये स्किम करके पता चला है। स्किम ऊपर से पढ़ के फिर खुद अंदाज़ा लगाना होता है। आप लोग बार धीरे धीरे करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो जो पहली लाइन है, द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिशंस विद इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग दैम, इसको अब हम ब्रेक डाउन करेंगे धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, यानी कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ छोड़ दी है, इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग दैम, ठीक है। इसका मतलब अभी पता करते हैं भाई। तो देखो, जो डॉक्टर है वो एक नाउन है, सब्जेक्ट है हमारा। लेफ्ट हमारा किस में है? लेफ्ट हमारी वर्ब है, पास्ट टेंस है किसका? लीव का, ठीक है। सम मेडिशन ये हमारा नाउन फ्रेज है, सम मेडिशंस, ठीक है। विद द इंस्ट्रक्शंस, विद द क्या हमारी, ये जो विद ये हमारी प्रीपोजिशनल है और एक पूरा कंप्लीट क्या बनेगा? विद द इंस्ट्रक्शन क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर गिविंग दैम। अब यहाँ पे गिव, ये जो गिव है ये हमारी वर्ब है, ठीक है। अब फॉर गिविंग देम, ये जो है ये हमारा जरंड फ्रेज बनेगा, गिविंग। और जो यहाँ पे वर्ब है ये नाउन के उसमें यूज हुई है, उन इनकी उसने दवाइयाँ दी हैं उनको देने के लिए, तो यहाँ पे जिरंड का यूज़ हुआ है। पहली लाइन बिल्कुल डिकोड कर दी है। सेकंड वाली पे आते हैं। सेकंड वाली में बोला है वन वोज टू डाउन द फीवर एंड अनदर टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन, यानी कि एक दवा जो मेडिसिन है उसमें से एक है जो वो फीवर को डाउन करने के लिए यानी कि कम करने के लिए दी है, एंड जो दूसरी है वो ओवरकम एन एसिड कंडीशन, टू ओवरकम यानी कि एसिड वाली कोई कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे फिल करना है। अब अगर तुमको पता हो, चलो नहीं पता है मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये टू है इसके एंड डाउन है, तो डाउन यहाँ पे टू के साथ अगर हमारी वर्ब जुड़ जाए तो ये एक हमारा पर्पज बताता है कि जैसे टू इंक्रीज एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें टू इंक्रीज ये एक वर्ब बन गई कि उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। टू ईट, टू ड्रिंक, है ना, तो ये वर्ब होती हैं, पूरा वर्ब बन जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा आएगा कि ये टू मिला के पूरा वर्ब बन जाए, ठीक है, इतना पूरा। तो हम ऑप्शंस भी चेक करेंगे। डिक्रीज है और रिड्यूस है, श्रिंक है, ब्रिंग है। अब इनका तीनों का मीनिंग होता है कम करना, ठीक है। जो वन है हमारा वो यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ हुआ? मेडिसिन के लिए। वोज टू ये एक फ्रेजल वर्ब बनेगी, अगर तुमको पता हो तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बनेगी। फीवर हमारा फीवर नॉर्मली होता है, ठीक है। वो ओवरकम होता है किसी चीज़ से ऊपर उठ जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी एक फ्रेजल वर्ब बन रही है जिसको हम कहते हैं ब्रिंग डाउन। जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो हम फीवर को कम करेंगे मेडिसिन के थ्रू। वन वॉज टू ब्रिंग डाउन द फीवर एंड अनदर टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन। तो टू के साथ हमारी यहाँ पे वर्ब बन जाएगी, यानी कि फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। ब्रिंग वर्ब है, डाउन आ जाएगा, पूरा फ्रेजल वर्ब बनेगा। ब्रिंग डाउन क्या होता है? कम करना। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिंग, ठीक है। हमने फीवर को, एक जो गोली है वो फीवर को कम करने के लिए है एंड जो दूसरी है वो एसिड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट है द जम्स ब्लैंक इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन, ठीक है। जो फ्लू के जम्स है, द जम्स जो फ्लू के जम्स है सिर्फ एसिड कंडीशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन, ही कौन? डॉक्टर है। तो ऑप्शन हमारे 8 ऑन ऑफ 2। अब देखो द जम्स, जो मैंने बोला था कि फ्लू के जम्स, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? फ्लू होता है, ठीक है। तो जम्स
इन्फ्लुएंजा के होंगे यानी कि ऑफ होगा, तो ओ एट तो नहीं होगा, ना ही ऑन ना ही टू, जम्प्स टू इन्फ्लुएंजा नहीं होते, ना ही जम्प्स ऑन इन्फ्लुएंजा होते हैं, जम्प्स ऑफ होंगे यानी कि कोई भी जो कीटाणु है वो किसी फ्लू के ही होंगे, तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा ऑफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले की। तो यहाँ तक हो गया था हमारा ही एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इसके आगे ही सेड देयर वॉज टू वरी इफ़ द फीवर डिड नॉट गो अप अबव 103 डिग्रीज। अगर इसको हमने स्कीम किया है तो हमको पता है कि उसने कहा डॉक्टर ने कि देयर वॉज टू वरी इफ़ फीवर डिड नॉट गो अबव, यानी कि 103 डिग्री के ऊपर अगर बुखार नहीं गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा आएगा कि हमें टू वरी तो आ गया लेकिन हमको इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। ठीक है, ही सेड देयर वॉज नोबडी टू वरी, नहीं। एवरीथिंग टू वरी, नहीं। एनीथिंग टू वरी, नहीं। नथिंग टू वरी। आप लोगों ने अगर रीडिंग करी है, ठीक है, किसी ने रीडिंग करी है तो उसको पता होगा कि जो ये है नथिंग टू वरी, ये साथ में आते हैं, बहुत बार आए हैं एंड आगे भी आते रहेंगे नथिंग टू वरी के उसमें। ठीक है, और ये जो देयर वॉज है ये है एग्जिस्टेंशियल फ्रेज, एग्जिस्टेंशियल फ्रेज यानी कि था। ठीक है, नथिंग टू वरी यानी कि चिंता की कोई बात नहीं है। इफ़ द फीवर डिड नॉट गो अबव 103 डिग्री, यानी कि जो बुखार है वो 103 से ऊपर नहीं जाता है, नहीं गया या फिर जाता है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। चलते हैं इस वाले पे। तो इसमें क्या रखा है, दिस वॉज एन ऑफ फ्लू एंड देयर वॉज नो डेंजर। ठीक है, इसमें हमको दे रखे एपिडर्मिस एक्सप्लोजन इरोजन एंड एपिडेमिक। अब इनमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो देखो जो ये है दिस वॉज एन ऑफ फ्लू, तो फ्लू का कुछ भी होता है वो एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक क्या होता है, जो महामारी कहते हैं हम, जो बहुत दूर तक फैली हुई महामारी, जैसे कोविड था। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड डिजीज कहते हैं एपिडेमिक को। ठीक है, दिस वॉज एन एपिडेमिक ऑफ फ्लू एंड देर वॉज नो डेंजर, वहाँ पे कोई खतरा नहीं था, ये हमको बोला गया है। मेन क्लोज क्या है इसमें हमारा, देर वॉज नो डेंजर, ये हमारा मेन क्लोज है। ऑफ फ्लू ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, दिस वॉज एन ये हमारा नाउन फ्रेज है। इतना समझ में आया क्या। अब एपिडर्मिस नहीं होगा, ना ही एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन थोड़ी होता है फ्लू का। जब कोई भी बीमारी फैलती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, ना ही इरोजन। इरोजन तो हमारी ज्योग्राफी में है, एपिडेमिक बच गया। यही जब महामारी आती है तो एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देर वॉज नो डेंजर इफ न्यूमोनिया कुड बी। ठीक है, अब ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे। अगर हम न्यूमोनिया को हम बचाएंगे थोड़ी, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, पोस्टपोन नहीं होता है, किसी बीमारी को हम टाल नहीं सकते ऐसे कि भाई तुम आज नहीं कल आना, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ना ही हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे उसको भगाएंगे। प्रिवेंट क्या होता है, दूर कर देना। ठीक है, क्या होता है, रोकना किसी चीज़ को या फिर दूर कर देना, यही आएगा प्रिवेंटेड। कि दिस वॉज एन एपिडेमिक ऑफ फ्लू। ठीक है, तो ये फ्लू की महामारी थी और देर वॉज नो डेंजर, वहाँ पे कोई खतरा नहीं था, अगर हम न्यूमोनिया को रोक सकते थे ऐसे। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, प्रिवेंटेड। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, प्रिवेंटेड। उसी के साथ साथ ये वोकेबलरी है, रिड्यूस, ओवरकम, एपिडेमिक एंड प्रिवेंटेड। रिड्यूस क्या होता है, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉल, यानी कि कम करना या घटाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, कट डाउन। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, घटाना का क्या होता है एंटोनिम, बढ़ाना, इंक्रीज, रेज, एस्केलेट, एनलार्ज। ओवरकम क्या होता है, टू सक्सेसफुली डील विद और कंट्रोल समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर काबू पाना या जीतना या फिर किसी से ऊपर उठ जाना, उसको पार कर देना। तो क्या होगा, कंक्योर, डिफीट, बीट, सरमाउंट। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सरेंडर, फेल, यील्ड, लूज। ठीक है, एपिडेमिक देखो, ए वाइड स्प्रेड कंकरेंस और अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी कि महामारी या फिर संक्रामक रोग का प्रकोप। तो इसके क्या आ जाएंगे सिनोनिम, आउटब्रेक, प्लेग, पेंडेमिक, जो हमारा कोविड का पेंडेमिक आया था वही है, कॉन्टाजियन। इसके एपिडेमिक के एंटोनिम क्या आएंगे, कंटेनमेंट, क्योर, रिकवरी, यानी कि ठीक हो जाना। ठीक है, प्रिवेंटेड, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, रोका गया या फिर टाला गया। इसकी सिनोनिम अवॉइडेड, स्टॉप्ड, हिंड्रेड, ऑब्स्ट्रक्टेड। एंड एंटोनिम क्या होंगे, अलाउड, परमिटेड, एनकरेज्ड, फैसिलिटेटेड। तो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्लोस्टेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा है, वोकेबलरी को एक्सप्लेन करा है, ग्रामर में जो जो रूल या फिर जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जेरेंट फ्रेज या फिर एग्जिस्टेंशियल फ्रेज, जो भी, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड क्लोज टेस्ट है, इसको करते हैं स्किम पहले।
तो बोला गया था भोजेश्वर टेम्पल इज एन इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल इन भोजपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया. द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इज टू हैव स्टार्टेड इन 11th century, द reign of the Parmar king Bhoj. The was abandoned for unknown reasons with the architectural plans on the surrounding rocks. To understand the construction of 11th century India, the unfinished metals and the mason's marks have been studied by scholars. तो हमको बताया गया कि जो कोई भोजेश्वर टेम्पल है, ठीक है, इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल है, उसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ था लेकिन रुक गया था किसी कारणों से, ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन का जो भी लेखा जोखा जो भी था उसको किसने पढ़ा है, स्कॉलर्स ने. तो हमको इतना पता चला है, ठीक है. अब चेक करते हैं बिल्कुल फर्स्ट, भोजेश्वर टेम्पल यानी कंप्लीट हिंदू टेम्पल. तो कोई भोजेश्वर टेम्पल है, मंदिर है, वो आधा अधूरा है, ठीक है. कहाँ पे है? भोजपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया में. द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इज टू हैव स्टार्टेड 11th century, यानी कि ऐसे इसका मतलब है कि जो टेम्पल का निर्माण है उसमें माना जाता है कि वो 11th century में स्टार्ट हो गया था. तो एलिज्ड है जो फर्स्ट ऑप्शन. एलिज हमारा क्रिमिनल चार्जेस के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी एलिज मतलब हमारा उस पर चार्ज लगाना होता है, बट यहाँ पे एलिज नहीं आएगा. ट्रस्टेड देगा, ट्रस्टेड यहाँ पे इज ट्रस्टेड टू हैव नहीं, ये यहाँ पे नेचुरली इनकरेक्ट बैठ रहा है. अंडरस्टूड नहीं, इज अंडरस्टूड नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नेचुरली इनकरेक्ट बैठ रहा है. एक ही ऑप्शन बैठता है इज बिलीव्ड टू हैव, और हमने ये पढ़ी भी होगी चीज़ें कहीं भी कि इज बिलीव्ड टू हैव ऐसा माना जाता है या ऐसा माना जाता था, ठीक है. तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा? बिलीव्ड. तो पहला ऑप्शन हमारा फिनिश, पहला क्या हो गया हमारा? बिलीव्ड. आगे चलो. इन द 11th century द रीन ऑफ द परमार किंग भोज. तो यहाँ पे द रीन, ठीक है, तो इसका मतलब ड्यूरेशन होता है. किसके ड्यूरेशन में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था? परमार किंग के भोज में. ड्यूरिंग किसके में, यानी कि किसके अंतराल में, ठीक है. तो क्या आ गया? ड्यूरिंग. अमंग नहीं है, थ्रू नहीं है, थ्रू आउट भी नहीं है, तीनों हो ही नहीं सकते. ड्यूरिंग आता है हमारा टाइम फ्रेज के लिए, ठीक है. द ब्लैंक वॉज अबंडन, तो ये क्या अबंडन, क्या रोका गया? कंस्ट्रक्शन. पहला ऑप्शन क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन, यही ऑप्शन है, बाकी देखना ही नहीं है. फॉर अननोन रीजन्स विद द आर्किटेक्चरल प्लान्स, ठीक है. ऑन दिस सराउंडिंग रॉक्स, तो जो आर्किटेक्चरल प्लेन थे वो ब्लैंक ऑन दी सराउंडिंग रॉक्स. अब हम पढ़ेंगे अपने ऑप्शंस. प्रेस्ड, स्क्रैच्ड, डेकोरेटेड, एनग्रेव. अब बाकी पहले तीन ऑप्शन को छोड़ो, एनग्रेव क्यों पढ़ो? एनग्रेव होता है जब मान लो ये कोई पत्थर है, इस पर हमने ऐसे प्लस ऐसे स्टार साइन बना दिया तो हमने इसको एनग्रेव कर दिया. एनग्रेव होता है किसी पत्थर पे उस चीज़ को क्या कहते हैं पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बट उसको कुरेच देते हैं, ठीक है, पत्थर पे, उसको कहते हैं हम एनग्रेव, ठीक है. तो जो आर्किटेक्चरल प्लान्स थे उनको सराउंडिंग जो भी वहाँ पे चट्टान वगैरह थी, पत्थर थे, वहाँ पे कुरेच दिया था, तो क्या आएगा? एनग्रेव, ठीक है. अब जो लास्ट वाला बच गया, जो बिल्कुल लास्ट है, तो पहले में हमारा बिलीव्ड था, दूसरे में हमारा ड्यूरिंग था, थर्ड में हमारा था कंस्ट्रक्शन, फोर्थ में एनग्रेव्ड. टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11th century इंडिया द अनफिनिश्ड मेटल, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन थी वो जो आधी थी, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन की तरीके ही समझे होंगे इन्होंने. मार्क्स हैव बीन स्टडीड बाय स्कूल. कंस्ट्रक्शन है उसका तरीका ही देखो कि भाई उन्होंने वो मंदिर कैसे बनाना शुरू किया. तो मैनर्स तो नहीं होंगे, ना ही ऑर्डर्स, ना ही फैशन, फैशन तो उस टाइम पे था ही नहीं. टेक्निक्स, जो कंस्ट्रक्शन करने की टेक्निक थी, जैसे पहले यहाँ पे एक ईंट रखी, फिर एक यहाँ पे ईंट रखी, जो ऊपर ऐसे ईंट रखी, तो जो तरीका था कि कैसे बनाया जा रहा है मंदिर, उसकी टेक्निक्स किसने पढ़ी है? स्टडीड बाई स्कॉलर्स. तो ये सब हमें बताया गया है. आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है क्लोज टेस्ट ये अच्छे से समझ में आएगा. बहुत ईजी था एंड आई गेस 5 में से 5 बनते थे सबके, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट वाले क्लोज टेस्ट के ऊपर. थर्ड क्लोज टेस्ट है, इसको करते हैं स्किम. लेटेस्ट टेक ए ब्रीफ लुक एट द प्लेनेट. एक काम करो, तुम खुद स्किम करो, ठीक है, तुम पढ़ो, फिर तुम देखना कि तुमको समझ में आ रही है चीज़ें जो स्किम करके वो, ठीक है, स्किम करके देखना बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना. ऑप्शन की तरफ देखो भी मत, ठीक है. कर लो स्किम, 1 मिनट आपके पास. कर ली होगी अब तक, क्योंकि छोटा था यार, तो 1 मिनट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बट छोटा ही है, ठीक है. तो करते हैं. लेटेस्ट टेक ए ब्रीफ लुक, यानी कि एक नज़र लेते हैं एट दी प्लेनेट, कोई भी ग्रह है उस पर. विच विल लीव, जहाँ पे हम रहते हैं. तो फ्रॉम विच विल लीव होगा क्या? नहीं, फ्रॉम नहीं होगा. फॉर विच विल लीव, नहीं, ये तो भाई सुनने में ही अटपटा लग रहा है. ऑन विच विल लीव, बिल्कुल, बाई नहीं होगा. तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑन. तुम बिल्कुल ऐसे देखोगे ना कि भाई ये तो अटपटा लग रहा है, उससे भी बना सकते हो, ठीक है. तुमको ये नहीं कि भाई तुमको 1000 रूल रटने पड़े, नहीं, तुमको लग रहा है कि अटपटा है तो वैसे भी कर सकते हो. तो क्या आएगा हमारे में? पहले में ओन. एज दी
ये बताइए क्या है, थ्रू स्पेस एज द अर्थ स्पेस एट ए ब्लैंक ऑफ 70,000 मील्स पर आवर। देखो 70,000 मील्स पर आवर है, ये डिस्टेंस है। और सेकंड ऑप्शन में देखो फोर्स मास स्पीड डिस्टेंस, तो ये जो ये है 70 माइल्स पर आवर, ये डिस्टेंस नहीं है, माइल्स पर आवर भी आ गया तो स्पीड हो गई, एट ए स्पीड आ गया। इट स्पिन जो घूमता है वो कितनी स्पीड में घूमता है, 70,000 माइल्स पर आवर। तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन स्पीड, एज वी ऑल नो ऑन इट्स एक्सेस, ठीक है, कि ये अपने एक्सेस पे घूमता है। ब्लैंक कोजेस इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये घूमता है जिसके कारण ये फ्लैट हो जाता है पोल्स पे, ठीक है। वेयर कोजेस तो नहीं होगा भाई, क्योंकि वो बता रखा है कि पोल्स पे है, तो वेयर कोजेस नहीं होगा। विच हो सकता है, हु तो पर्सन के लिए आता है और होम भी पर्सन के आता है, तो ये क्या आएगा विच कोजेस इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स, बिल्कुल ठीक है। दस इफ यू ब्लैंक टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं नॉर्थ या साउथ पोल पर, इफ़ यू, पीछे से चेक करते हैं, पीछे से चेक करते हैं कि इफ़ यू वर टू, ये होती है कंडीशनल चीज़ें के लिए जो इमेजनरी है, यहाँ पे कंडीशन या फिर इमेजनरी चीज़ नहीं है। यू वॉज टू स्टैंड, नहीं ये भी गलत है। इफ़ यू हैव टू, ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, यू वुड बी 13 माइल्स नियर, कि आप 13 माइल नज़दीक हो जाओगे सेंटर ऑफ अर्थ के। देन अपने आप आया है, मैंने नहीं किया भाई, अपने आप मैंने एक रीडिंग कर रखी कि अपने आप आ गया। इफ़ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर, कि आप अगर यहाँ पे खड़े होते हो नॉर्थ और साउथ पोल के, तो आप 13 मील नज़दीक रहोगे सेंटर ऑफ द अर्थ के, ना कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो इक्वेटर के, यानी कि आप इक्वेटर पे खड़े होगे और जहाँ पे आप अपने पोल पे खड़े होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस 13 मील है, यानी कि आप नॉर्थ पे खड़े होगे तो आप ज़्यादा नज़दीक होगे सेंटर ऑफ अर्थ के अगर आप नॉर्थ पे खड़े होगे। देन यू इफ़ यू स्टूड ऑन इक्वेटर, इक्वेटर से आप दूर हो जाओगे, तो ये बता रखा है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देन। फ्रॉम नहीं हो सकता है, फ्रॉम इफ़ यू नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। वैन इफ़ यू भी नहीं, वेयर इफ़ यू नहीं, देन इफ़। यहाँ पे कंपैरिजन बताया कि अगर यहाँ पे खड़े होगे तो यहाँ पे नज़दीक होगे वहाँ के कंपैरिजन में, तो ये कंपैरिजन बताया है टोटली। आई होप आप लोगों ने खुद भी किया होगा, मेरा समझाया हुआ भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्लोज टेस्ट के ऊपर। द पंचतंत्र इज ए लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया composed in the 2nd century BC. Panchatantra is to be written by Vishnu Sharma with many other scholars. The purpose behind the composition to implant moral values and governing in the young sons of the king. ठीक है, स्किम कर लिया है, समझ में भी आएगा कि पंचतंत्र के बारे में बताया गया है, विष्णु शर्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे पहले स्टार्ट से, ठीक है। तो पंचतंत्र इज ए लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो पंचतंत्र है वो छोटी कहानियों की एक कलेक्शन है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ब्लैंक कंपोज इन द 2nd सेंचुरी BC, तो फर्स्टली होगा क्या, पहले नहीं, अल्टीमेटली तो भाई बिल्कुल अंत में होता है, नहीं। इवेंचुअली भी इसका मीनिंग होता है, यानी कि लास्ट में नहीं। ओरिजिनली यानी कि भाई पहली बार ये बनाई गई थी, एंड ये होता है मूल रूप से कि तुम यहाँ से हो, तुम वहाँ से हो, ठीक है। तो ये होता है ओरिजिनली, यानी कि ओरिजिनली कंपोज इन द 2nd सेंचुरी BC, यानी कि मूल रूप से इसको जो 2nd सेंचुरी है उसमें कंपोज किया गया था, ठीक है। पंचतंत्र इज टू बी रिटन आ गया, यानी कि यहाँ पे जो आएगी वो आएगी पास्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू बी रिटन आ गया बाय विष्णु शर्मा, ठीक है। तो चेक करते हैं, बिलीव्ड इसको होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि पिछले में हमने बिलीव्ड किया था एंड वो ठीक निकला था। डिजाइन नहीं है भाई, पंचतंत्र को डिजाइन नहीं करेंगे, ना ही स्टेब्लिश करेंगे, एटलीस्ट तो नेगेटिव वे में होता है, एटलीस्ट यानी कि किसी पे चार्ज लगाना। बिलीव्ड यानी कि ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है ना। थर्ड देखो, ब्लैंक विद मैनी अदर स्कॉलर, यानी कि और भी जो दूसरे स्कॉलर्स थे उनके साथ। नियर होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट टू होता है, नेक्स्ट विद नहीं होता है। बिसाइड भी नहीं, तो अलोंग के साथ कौन सी जो भी वर्ब लगती है कौन सी लगती है, मतलब अलोंग विद एक ये फ्रेजल वर्ब है, फिक्स प्रीपोजिशन कह लो या फिर हाँ फिक्स प्रीपोजिशन है अलोंग विद। तो यहाँ पे क्या आएगा, अलोंग विद मैनी अदर स्कॉलर्स। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, क्या पर्पस था, टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज एंड गवर्निंग, ठीक है ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या बात करिएगा कि जो पर्पस था क्या था, टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज, यानी कि मोरल वैल्यूज को सोसाइटी में फैलाना, सोसाइटी में डालना। तो क्या आर होगा, आर तो प्रेजेंट में है, बी भी नहीं होगा, वर। वैल्यूज जो पर्पज के लिए क्या आएगा वो हो जाएगा, वर नहीं आएगा, वर तो प्लूरल के लिए हो जाएगा, तो क्या आएगा
द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन वॉज टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज एंड गवर्निंग क्या, गवर्निंग फैकल्टीज ना भाई, फ्लेयर्स नहीं, गिफ्ट तो नहीं भाई, स्किल्स, जो गवर्निंग स्किल्स है उन्हीं को हम इम्प्लांट करेंगे, किसमें, किंग के जो छोटे बेटे थे उनमें। तो आया समझ में। जो ये गवर्निंग यहाँ पे जो ब्लैंक है इसका होता है कि जैसे तुम राजा के बेटे हो तो तुम राज्य को संभालोगे, तो गवर्निंग के लिए फैकल्टी तो नहीं होगी भाई, तुम अगर संभालो तो फैकल्टी थोड़ी होगी तुम, ना ही फ्लेयर स्किल्स होंगे तुम्हारे पास कि तुमको आना चाहिए कि तुम इस राज्य को संभाल सको, इसलिए यहाँ पे गवर्निंग स्किल्स। क्लियर हो गया ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। English vocabulary has a remarkable range, flexibility and adaptability thanks to the period's contact with foreign and its readiness to new words out of old elements. English seems to have far more words in its core than other languages. तो हमको बताया है कि इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बताई है। फर्स्ट वाले पे शुरू करते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी हैज़ रिमार्केबल रेंज। ऑप्शन देखते हैं तो ये जितने भी हैं, ये आर्टिकल में है 3 तो, और एक है 1, ठीक है। तो हम चेक करेंगे हैज़ एन, अब ये जो आर है ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो एन तो नहीं आएगा। हैज़ दी रिमार्केबल रेंज फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब तुमने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आज नोट कर लेना कि एक फ्रेज होता है क्या, अगर हम यहाँ पे ए लगा दें, ए रिमार्केबल रेंज, ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार क्लोज टेस्ट में जैसे इसमें आ गया है, कई बार PQRS में आता है। इंग्लिश वोकैबुलरी की एक रिमार्केबल रेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड अडेप्टेबिलिटी है। आगे समझ में क्लियर हुआ फर्स्ट वाला पॉइंट। तो फर्स्ट में क्या आएगा हमारा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स टू द पीरियड्स कॉन्टेक्ट विद फॉरेन, ठीक है। अब जो ये पीरियड्स है ये है टाइम और कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट का टाइम, कॉन्टेक्ट करने का समय। पीरियड्स ऑफ ऑन टू एट, पीरियड्स एट कॉन्टेक्ट नहीं, टू नहीं, ऑन भी नहीं होगा, क्या बच गया ऑफ, पीरियड्स ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कॉन्टेक्ट करने का टाइम। विद फॉरेन, साइंस तो नहीं होगी, करेंसीज के बारे में बात नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स के भी, लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसमें भी ए, ठीक है। एंड इट्स रेडीनेस टू, अब इसमें तुम फंस सकते हो कैसे, देखो डिस्कार्ड और शेड तो होंगे ही नहीं, डिस्कार्ड तो नेगेटिव वर्ड है और शेड भी अलग चीज़ है, इससे अलग है। तुम सोचोगे कि इट्स रेडीनेस टू थिंक न्यू वर्ड्स आउट ऑफ एलिमेंट इट्स ओल्ड एलिमेंट्स, यानी कि ये हमेशा रेडी रहता है न्यू वर्ड्स को सोचने के लिए। लेकिन ठीक है, लेकिन एक फ्रीज है कि टू कॉइन न्यू वर्ड्स, नए वर्ड को कॉइन, टू कॉइन करना यानी कि कुछ बनाना, टू कॉइन न्यू वर्ड्स, ये एक फ्रीज है जो पूछ लिया इसमें एग्जाम में, तो तुम नोट कर लेना अपने नोटबुक में। टू कॉइन न्यू वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम नई चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। जो नए वर्ड है उनको तुम बना रहे हो, यहाँ पे टू कॉइन न्यू वर्ड्स है तो तुम नए जो वर्ड है उनको बना रहे हो, ठीक है। तो इन्वेंट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कोई भी नई चीज़, ठीक है। और डिस्कार्ड, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है। शेड होता है रिमूव करना, तो इसमें तुम रिमूव थोड़ी करोगे न्यू वर्ड्स को, नहीं। थिंक सोचना होता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली इनकरेक्ट है हमारा, क्या बनेगा टू कॉइन न्यू वर्ड्स, यहाँ पे फंसे होंगे गारंटेड। बट तुम नोट कर लेना ये वाला फ्रेज, ताकि तुम बाकी लोगों से आगे चले जाओ, ठीक है। इंग्लिश सीम्स टू हैव फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर देन अदर लैंग्वेजेस। कोर सिलेक्शन नहीं होगा, कैटलॉग भी नहीं होगा, कोर इन्वेंटरी भी नहीं होगा, कोर वोकेबलरी की इंग्लिश वोकेबलरी में बहुत सारी वर्ड्स है देन अदर लैंग्वेजेस, यही हो गया कोर वोकेबलरी जो होती है उसमें बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा वर्ड है। हमारा ये वाला क्लोज टेस्ट फिनिश, सिंपल था, है ना। लास्ट है ये बिल्कुल हमारा। One day, while the magistrate was walking a market, he saw a crowd outside a poultry shop. Inquiring what the matter was, learned that a peasant had accidentally a heavy sack on chicken it to death. तो एक स्टोरी टाइप में बताया है, ठीक है, कि एक मजिस्ट्रेट है वो जा रहा था मार्केट से, ठीक है। तो ऑप्शंस पे चलते सीधा। अलोंग क्या होता है, अलोंग होता है भाई कि तुम जैसी कोई रोड है, तुम उस रोड को फॉलो कर रहे हो, लाइक ए रोड, ठीक है, या फिर रिवर हो गई। तो मार्केट वॉकिंग, तुम मार्केट को फॉलो नहीं करोगे, गलत है। थ्रू ए मार्केट, बिल्कुल ठीक है। थ्रू क्या होता है कि तुम वहां से बाजार के बीच से जा रहे हो। ओवर तो ऊपर हो गया, ये गलत है। असाइड एक तरफ हो गया, ये भी नहीं है, तो बच गया थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ही सो ए क्राउड आउटसाइड ए पोल्ट्री शॉप, ठीक है, उसने एक क्राउड देखी पोल्ट्री शॉप के बाहर। इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, ठीक है, तो उसने पूछताछ करी होगी।
सो इंक्वायरिंग नहीं होगा, वेयरएज नहीं, हाउ, हाउ तो यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑन इंक्वायरिंग यानी पूछने पर उसे पता चला, ऑन इंक्वायरिंग बट द मैटर वॉज की क्या मैटर था। अब यहाँ पे आएगी ये है, यानी कि यहाँ पे पर्सन के बारे में था, हिम तो नहीं आएगा, शी तो बिल्कुल नहीं, दे भी नहीं, ही आएगा। ही लर्न यानी कि उसके उसे पता चला, पूछताछ करते ही उसे पता चला कि एक कोई पीजेंट यानी कि कोई किसान है, ठीक है। हैड एक्सीडेंटली, हैवी शेक क्या होता है, हैवी शेक होता है एक भारी बोरी, कट्टा जिसे कहते हैं जिसमें तुम सामान भरते हो, ठीक है, बंदूक वाला कट्टा नहीं, बोरी, समझ में आ गए होगे तुम कि एक बोरी है। चिकन ओने चिकन यानी कि उसने गलती से गिरा दी होगी, ड्रॉप्ड फील्ड सेलेक्टेड पिक्ड, क्या हुआ, क्या होगा, उसने गिरा दी तभी तो, मतलब एक भारी बोरी थी उसने चिकन के ऊपर गिरा दी। इट टू डेथ यानी कि वो मर गया, तो क्या होगा, ड्रॉप्ड, ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। चिकन, इसके आगे क्या होगा, क्रीपिंग, क्रशिंग, कवरिंग, क्रम्बलिंग, क्या लगता है, तो अगर तुम्हारे ऊपर बोरी गिर जाए तो तुम क्रीपिंग तो नहीं करोगे भाई, क्रीप होता है रेंगना, कवर ढकोगे भी नहीं, क्रम्बलिंग होता है भाई टूटना भी करना, लेकिन वो चीज वो होती है जब तुम, मतलब चीजों के लिए होता है कि जो कोई चीज ऊपर से गिरी तो वो टूट गई। अब ये जो चिकन है ये लिविंग बींग है, इसके ऊपर अगर कुछ चीज गिरी होंगी तो वो क्रश होता है, दब जाना, मतलब दबा कर कुचल देना, ऐसा होता है साइंस, ठीक है, कुचल गया, कुछ कुचला दिया गया, ऐसा होता है। तो क्रशिंग ही आएगा कि जब उसके ऊपर बोरी गिरी, जैसे मान लीजिए कोई चिकन है इसके ऊपर बोरी गिरी, तो ये भाई कुचल दिया गया बोरी के उसमें दबाव में, ठीक है, और एक्सीडेंटली हुआ था। तो हमारे जो सारे ऑप्शन है उनको अगर हम चेक करें तो पहले में था हमारा थ्रू, दूसरे में था ऑन इंक्वायरिंग में, तीसरे में था ही लर्नड दैट, ड्रॉट उसने बोरी गिरा दी, एंड फिफ्थ में क्या आएगा हमारा, क्रशिंग, उसने क्रश कर दिया, उसने कुचल दिया, किसको, चिकन को। आई होप ये वाला क्लोज टेस्ट है क्लियर होगा। तो ये थे आज के क्लोज टेस्ट, ठीक है, टोटल 3 क्लास हमारी हो चुकी है, 2 से 3 क्लास और आएंगी। मैं अगले में ट्राई करूंगा कि मेंस के क्लोज टेस्ट उठा के लाऊं, वो एक्सप्लेन करूं, फिर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्किमिंग के थ्रू हम अपना इजीली एक तो थीम पता कर सकते हैं, फिर क्या क्या चीज़ें जो है रीडिंग के थ्रू हम क्या फिल इन द ब्लैंक आएगा वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपन कनेक्ट रहेंगे, एंड चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो वो ड्रॉप कर देना, मैं देखूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।